हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, घर पे पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो एज यू ऑल नो कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 में प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने कंप्लीट किया था दैट वाज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस। ठीक है, कैटालिस्ट के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे और टोटल मिलाकर मैंने आपको 5 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझाए थे। हालांकि हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ हमें 2 ही पॉइंट्स यानी कि फैक्टर्स समझाए हैं, पर मैंने आपको पूरी तरह से 5 फैक्टर्स समझाए थे। वहाँ पर हमने ये देखा था कि कैटालिस्ट बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव रहता है और उसका एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। बेसिकली ये 2 हमारे सबसे मेन पॉइंट्स थे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। चलिए एक बार जस्ट हम लोग उसका 1-2 मिनट में रिवीजन करते हैं। जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि नॉर्मली जब भी हम लोग कोई भी रिएक्शन की रेट को बढ़ाना चाहते हैं तो हम उस रिएक्शन के अंदर कैटालिस्ट को डालते हैं। नॉर्मली अगर हमें कोई भी रिएक्शन की रेट को बढ़ाना होता है तो हम उसके अंदर कैटालिस्ट को डालते हैं। ओके, लेकिन हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा था कैटालिस्ट के कि कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम इन द रिएक्शन। ये हमने उसके डेफिनेशन में पढ़ा था। लेकिन बच्चों देखो, कैटालिस्ट जो होता है उसका जो मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि वो कहीं पर भी कंज्यूम ना हो। कुछ रिएक्शंस में जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर कैटालिस्ट भी खुद क्या करेगा, रिएक्ट हो जाएगा। लेकिन इतना है कि वो रिएक्शन के एंड में रीजनरेट भी हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन के एंड में हमें वापस भी मिल जाएगा। तो कैटालिस्ट इज रीजनरेटेड। अब दूसरा पॉइंट जो मैंने पढ़ाया था वो ये था कि भाई कैटालिस्ट जो होता है वो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता, वो रिएक्शन को इक्विलिब्रियम अटेन करने में हेल्प देता है, स्पीड अप करवाता है, ताकि जल्द से जल्द रिएक्शन कोई भी हो तो वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर ले। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि कैटालिस्ट जो होता है उसको बहुत ही माइनर अमाउंट में लेने पर भी वो क्या करता है, रिएक्शन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट ये था कि कैटालिस्ट जो होते हैं वो हाईली सिलेक्टिव रहते हैं और हर एक दवाई मतलब कि चाबी की जैसे अलग मतलब अलग ताले की जैसे अलग चाबी होती है, सेम वे हर एक रिएक्शन का कैटालिस्ट भी अलग अलग रहता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये 4 से 5 पॉइंट्स थे जो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में करे थे। आप एक बार इसका रिवीजन भी कर सकते हो ताकि आपको ये प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाए। तो अब जो हम लोग टॉपिक पे बढ़ने वाले हैं वो है एंजाइम्स। ठीक है, अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज एंजाइम्स। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज देखो बेसिकली एंजाइम्स के 4 पार्ट्स हमें इस लेक्चर में पढ़ने हैं। जो पहला पार्ट है उसमें हम लोग एंजाइम्स की डिटेलिंग्स लिखेंगे उसकी डेफिनेशन के साथ। दूसरे पार्ट में हम लोग उसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे। तीसरे पार्ट में एंजाइम्स की प्रॉपर्टी आती है एंड चौथे पार्ट में उसका मैकेनिज्म आएगा। तो जो मैकेनिज्म को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ले जाएंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम एंजाइम के 3 पार्ट्स पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं एंजाइम्स की रिएक्शंस, एंजाइम्स की थियरी। अब उसमें सबसे पहले हमें उसके बारे में थियोरेटिकल चीज़ें लिखना ज़रूरी है। उसकी डेफिनेशंस है, उसकी डिटेलिंग्स है, वो हमें सही सही ढंग में लिखना है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला उसका पॉइंट ये है कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। कैसे होते हैं वो? दे आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। दूसरी चीज़ है, देखो अभी इस चैप्टर में से भी रिलेटेड पोर्शंस काफ़ी कुछ दिया हुआ है, पर क्योंकि ये चैप्टर हमारा रनिंग हो गया है, शुरू हो गया है, तो मैं इस चैप्टर के लिए फ़िलहाल पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा। फिर अगले जो चैप्टर्स है उसमें मैं आपको जो भी डिलीटेड पोर्शंस है वो नहीं करवाऊंगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए है।
नंबर 2 है, देर आर सेवरल रिएक्शन अकर इन ह्यूमन बॉडी दैट आर बायोकेमिकल रिएक्शन. देर आर सर्टन रिएक्शन in our body which are biochemical reactions. जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं. यानी कि देखो, अब यहाँ पर आपको बायोलॉजी का एंड केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ठीक है. वहाँ पर मेटाबॉलिज्म तो होता है, पर वो केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में होता है, इसलिए उसको हम लोग बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है. ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम. अपने बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं एनिमल बॉडी में या फिर अपने ह्यूमन बॉडी में, वो सब में एंजाइम का एक इन्वॉल्वमेंट रहता है. ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शन आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम. ऑल बायोलॉजिकल enzymes are, I mean all biological reactions आएगा, sorry, all biological reactions are catalyzed by enzyme. ठीक है, जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है उसको एंजाइम के जरिए कैटलाइज किया जाता है. तो नेक्स्ट पॉइंट इसका है, इट इज complex nitrogenous organic compound which are produced by living plant and animals. बेसिकली ये जो एंजाइम होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जो नाइट्रोजन से बने रहते हैं और ये लिविंग स्पीशीज में से बनते हैं, लाइक प्लांट्स में बनेगा, एनिमल में बनेगा, है ना. तो ये एक प्रकार के कैटालिस्ट तो है, लेकिन लिविंग स्पीशीज में से बनने वाले हैं. लाइक हमने पैलेडियम लिया, प्लेटिनम लिया, निकल लिया, आयरन लिया, हमने इनको कैटालिस्ट के तौर पे लिया, पर ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी नहीं बनाता इसको. ये तो हमें ज़मीन में ओर्स के फॉर्म में, हमें मिनरल्स के फॉर्म में मिलता है, बराबर ना. तो ये जो होते हैं वो दे आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस, ध्यान से देखना, कॉम्प्लेक्स nitrogenous organic compounds which are produced by किन्होंने प्रोड्यूस किया होता है उसको, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. लिविंग प्लांट्स उन्होंने प्रोड्यूस किया होता है. नेक्स्ट देखते हैं इसमें पॉइंट आगे. अब ये एक्चुअली होते क्या है, तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई रहता है और ये वाटर के साथ क्या करते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं. दे आर एक्चुअली protein molecules of protein molecules of high molecular mass. कैसे रहते हैं, high molecular mass and form colloidal solution. With water. अब ये कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है वो तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो अभी नहीं आएगा. तो बेसिकली ये जितने भी एंजाइम रहते हैं वो क्या होता है, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल रहते हैं और जिनके मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई रहते हैं और ये वाटर के साथ कोलोइडल सॉल्यूशन को बनाते हैं. ठीक है, अब इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है 10 एंजाइम्स, 10 enzymes
अब देखो बेसिकली आज का जो लेक्चर है उसमें लिख करने का बहुत, क्योंकि थियोरेटिकल 10 एंजाइम्स आर टर्म्ड एज thus enzymes are termed as biochemical catalyst, and the phenomena is known as biochemical catalysis। ठीक है, अब ये जो एंजाइम्स हैं उनको हमने क्या बोल दिया, तो इसको बोला है बायोकेमिकल कैटालिस्ट, और इसके रिलेटेड जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल कैटालिसिस। क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल कैटालिसिस। और ये क्या बनाते हैं पानी के साथ? ये पानी के साथ बनाते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। उसके बारे में बोली नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो कीवर्ड्स है ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है ना, और ये कहाँ यूज होता है? बायोलॉजिकल रिएक्शंस में। तो ये उसका थियरी पार्ट था, ये एंजाइम्स का थियरी पार्ट था। ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग जाते हैं उसके एग्जाम्पल्स में। तो एक बार आप फटाफट से इसको रीड कर लो। कम ऑन रीड इट। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम। आप रीड कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, कैमरा को ज़रा मैं जूम कर लो बस। चलो लिख लो, रीड कर लो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट टाइम। ओके, आई होप कि आप लोग ने यहाँ पर लिख तो आई मीन रीड कर ही लिया होगा। एक 30 सेकेंड्स वेट करते हैं ताकि इसके बाद हम लोग करेंगे दैट इज एग्जाम्पल्स। सेकेंड पार्ट में टोटल 3 पार्ट करने हैं ना आज हमें। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे जाएंगे। वी गो टू द सेकेंड पार्ट नाउ। ओके चलो, examples of enzyme catalyzed reaction. Examples of enzyme catalyzed reaction। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे हम लोग, तो ध्यान देना ज़रा। तो बेसिकली जो हमें टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिए हैं, बेसिक एग्जाम्पल्स वही हम लेंगे। लाइक उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है दैट इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये हमारा पहला एग्जाम्पल। इसमें इसी के अंदर 2 एग्जाम्पल आ जाएंगे। लाइक पहला लिया है हमने C12H22,
O11 प्लस वाटर लिया, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या है, केन शुगर, शुगर केन में से जैगरी बनती है और जैगरी में से शुगर बनता है, और उसको हमने अगर वाटर के साथ डाल के इन्वर्टेस एंजाइम के साथ रिएक्शन करवाया, यहाँ पर एंजाइम क्या है, इन्वर्टेस है, तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6, तो ये बन गया ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो बेसिकली यहाँ पर इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में एंजाइम ने हेल्प दिया, और वो एंजाइम कौन सा था, तो एंजाइम था इन्वर्टेस। कौन सा एंजाइम था, तो वो था इन्वर्टेस। अब इसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट जो है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल, यानी कि एथेनॉल, जिसको लोग इथेनॉल बोलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में आएगा, हमने लिया है ग्लूकोज C6H12O6 और जाइमेस नाम के एंजाइम के साथ रिएक्ट करवाया, तो 2C2H5OH आया प्लस 2CO2 आया। ये गैसियस फॉर्म में है और ये एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। गैसियस फॉर्म में है और ये एक्वस फॉर्म में है। ओके नेक्स्ट, इसका जो, अब देखो यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज ही था, हमने ग्लूकोज लिया, फ्रुक्टोज नहीं लेना इधर, हमने यहाँ पर ग्लूकोज ही लिया और उसी को जाइमेस नाम के एंजाइम के साथ रिएक्शन करने दिया, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब इसका जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है डीकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया इन CO2। डीकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड CO2। रिएक्शन देखेंगे नंबर 3, ठीक है। क्या है, तो OS NH2CONH2 एक्वस फॉर्म में है, प्लस यहाँ पर ये वाटर है। क्या आएगा, ये यूरियस के साथ करवाया है, यूरियस के साथ क्या मिलता है, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिल गया हमें। सेम में हम लोग एक और लेते हैं, दैट इज हमने मिल्क लिया और उसको हमने लैक्टिक बेसिली नाम का जो एंजाइम होता है, या फिर इसका दूसरा नाम है लैक्टोबैसिलस, बराबर। तो क्या मिलता है, कर्ड बनता है। तो इसको भी थोड़ा टाइम लगता है, 4 से 6 घंटे जितना, बराबर। ये पर ये जो रिएक्शंस है वो कैसे है, दिस ऑल आर एंजाइम कैटालिसिस। यहाँ पर ये एंजाइम्स वाले हैं, लैक्टिक बेसिली एक एंजाइम, इसकी जगह पर आप लोग लैक्टोबैसिलस भी बोल सकते हैं, कोई रॉन्ग नहीं, दोनों राइट ही है, ठीक है। यस, तो ये उसके एग्जाम्पल जो है जिनमें हम लोग एंजाइम की वजह से रिएक्शन को कंप्लीट करवा सकते हैं। वी कैन कंप्लीट आवर रिएक्शंस बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम। अब इसके बाद जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। यही लेक्चर में इसको भी कंप्लीट करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, ठीक है। अब उसकी टोटल 4 प्रॉपर्टीज हम लोग लिखेंगे, ठीक है। टोटल 4 प्रॉपर्टीज है। बढ़िया से मैंने क्या किया, उन प्रॉपर्टीज को छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट कर दिया। टेक्स्ट बुक में जैसे दिया है ना, पॉइंट्स वही है, पर मैंने उसको छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट किया ताकि आपको प्रिपरेशन करने में ईजी रहे। अब पहली बात है कि उसकी एफिशिएंसी की बात की है, नंबर 1 एफिशिएंसी की बात की है, तो दे आर हाईली एफिशिएंट कैटालिस्ट। अब जितने भी एंजाइम रहते हैं उनमें से हाईली एफिशिएंट कैटालिस्ट अगर कोई है तो वो एंजाइम से रहते हैं, क्योंकि कैटालिस्ट तो अलग अलग टाइप के रहते हैं ना, उनमें से हाईली एफिशिएंट एंजाइम्स रहते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, जैसे कि एक पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आपको ये सुन के एक स्ट्रेंज या सरप्राइजिंग फील होगा कि इफ देयर वर नो एंजाइम, अगर कोई एंजाइम नहीं होते,
इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कोई एंजाइम नहीं होते ना, it would have taken 50 years to digest a single। ओ जोरदार बात है कि नहीं? अगर हमारे स्टमक में एंजाइम नहीं होते ना, तो आपने जो एक टाइम का खाना खाया है, यानी कि लंच किया है या फिर डिनर किया है, उतने फूड को डाइजेस्ट होने में 50 साल लग जाते। सोचिए आप, 50 इयर्स लग जाते। लेकिन क्योंकि एंजाइम है, तो हमारा जो पेट है वो खाने को, फूड को 4 से 6 घंटे में डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये उसके एग्जाम्पल्स एंड प्रॉपर्टी शुरू किया हमने। एग्जाम्पल्स तो कंप्लीट हो गया है, बट आप लोग जल्दी जल्दी से, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, एक बार इसको रीड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसके और भी जो 3 प्रॉपर्टीज़ रहे हैं उसको आज ही के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलो जल्दी करो, डू इट, कम ऑन। अब हम लोग आगे जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट्स लेते हैं प्रॉपर्टीज के। प्रॉपर्टीज के नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सेकेंड है स्पेसिफिसिटी। अब ये बात तो हमने ऑलरेडी पढ़ी है। Each enzyme catalyze only one chemical reaction. Each enzyme catalyze only one reaction। ये तो पता ही है, जैसे हर ताले की अलग चाबी रहती है, ठीक है, जैसे हर बीमारी की अलग दवाई रहती है, सेम वे एक रिएक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट भी उसका स्पेसिफिक ही रहता है। इट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूँ आपको कुछ चीज़ें। एंजाइम जो यूरिएस है, जो भी हमने आगे देखा कि नहीं सामने, वो क्या करता है? कैटालाइज ओनली हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। अब वो क्या करता है? सिर्फ यूरिया का हाइड्रोलिसिस करता है यूरियस। अब यूरिया के जैसा एक कंपाउंड है, उसका वो कर ही नहीं पाता। एंड नॉट ऑफ एन मिथाइल यूरिया विच इज सिमिलर टू इट, ठीक है। अब एन मिथाइल यूरिया उसी के जैसा कंपाउंड है, तो यूरियस उसका रिएक्शन नहीं करवा पाता, वो सिर्फ यूरिया का करता है। स्पेसिफिक हो गया। थर्ड है स्मॉल क्वांटिटी। ये भी जोरदार बात है, स्मॉल क्वांटिटी। टोटल 4 पढ़ रहे हैं ना। स्मॉल क्वांटिटी, अगर इसका अमाउंट कम हुआ तो भी ये
फटाफट से रिएक्शन करेगा और ये लास्ट में रीजनरेट होता है। वैसे इसका अमाउंट कम ही चाहिए क्योंकि वो रीजनरेट होते हैं। दिस हियर स्मॉल क्वांटिटी is needed because they are regenerated, क्योंकि वो क्या होते हैं, रीजनरेट होते हैं, इसलिए हमें उसका स्मॉल क्वांटिटी ही चाहिए। और इसका जो आखिरी पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो अब इनकी बात की है बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच होना चाहिए इसमें, क्या रहना चाहिए, ऑप्टिमम यानी कि कम से कम टेम्परेचर एंड पीएच रहना चाहिए। लाइक मैं आपको उसका पॉइंट लिखता हूँ, एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन हैविंग मिक्सचर रेट ऑफ साइकिल। देखो अब टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर जो होना चाहिए वो तो वैसे भी हमें पता ही है कि भाई ह्यूमन बॉडी का तकरीबन 37-38 के आसपास होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम्स प्रॉपर वे में क्या करते हैं, तो वो डाइजेस्ट कर पाते हैं, फूड की रिएक्शंस करवा पाते हैं। एंड पीएच जो होता है वो 7.4 या उसके आसपास थोड़ा हो तो चलेगा, लेकिन अगर पीएच एसिडिक हो गया या बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो गया तो फिर वो एंजाइम्स प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे ठीक से, उनकी एक्टिवनेस घट जाएगी। तो ये उनके लिए एक नेसेसरी कंडीशन बन जाता है। बेसिकली इसका पॉइंट ये बनता है, एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस, एंजाइम से होने वाले रिएक्शंस, बराबर, इसका मतलब ये होता है हैव मैक्सिमम रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल, यानी कि ह्यूमन बॉडी, ठीक है। वो आपने आगे देखा एक स्ट्रेंज बात कि भाई हम अगर वन टाइम का मील जो लेते हैं और अगर अपने बॉडी के अंदर एंजाइम्स नहीं होते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में 50 साल लग जाते हैं, पर एंजाइम्स हमें काम देता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद जो इसका आखिरी टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस, वो हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आई होप कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको पूरी तरह से ये समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा। आप इसका नोट डाउन और स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। मैं फिर भी 2 मिनट के लिए वीडियो कंटिन्यू रखता हूँ ताकि किसी को अगर लिखना हो कुछ भी, बराबर है, या फिर रीड करना हो तो वो कर पाए, और फिर हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हम लोग आगे की और भी थियरीज करेंगे, ठीक है। और साथ में हम लोग इसका जो मैकेनिज़्म बाकी है, जो आखिरी वाला टॉपिक बाकी, वो मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ अभी, तो क्योंकि मुझे वो नेक्स्ट लेक्चर के साथ कंटिन्यू करवाना है, इसलिए मैं एंजाइम्स का जो मैकेनिज़्म है वो यहाँ पर छोड़ रहा। हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलो तो आप लोग रीड कर लो, फिर मैं लेक्चर को कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।